नमस्कार दोस्तों, अवधूत नगरी यूपीएससी संस्था में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी, जहां पर आपको यूपीएससी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगी और जिसके संस्थापक हमारे अंकित मिश्रा सर हैं। हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वो आपकी सफलता है। केवल आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी के लिए आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी कोचिंग कर सकते हैं। किसी भी न्यू कैंडिडेट को डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री अवेलेबल होगी और फीस डिस्काउंट के लिए आप इस रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और न्यू वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। ओशन करेंट्स के बारे में कुछ हमने जब टॉपिक बता रखा था तो आगे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। कुछ किसी ने पढ़ा है क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं? महासागर में कितने तरह के विक्षोभ देखे जाते हैं? महासागर में 3 तरह के विक्षोभ देखे जाते हैं। एक होता है वेव, दूसरा होता है टाइड और तीसरा होता है ओशन करेंट्स। मतलब तरंगे, लहर जो पैदा होती है महासागरों में। टाइड मतलब ज्वार, टाइड एंड एब्स मतलब ज्वार एवं भाटा, है ना। ओशन करेंट्स महासागरीय धाराएं जो ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। तो जो 3 तरह के ये महासागरीय जल में विचलन देखे जा रहे हैं, इनमें पहला वाला तरंग, लहर पैदा होती है। ये पैदा होती है हवाओं के द्वारा। जब महासागर की सतह पर हवाएं धक्का मारते हुए आगे बढ़ती हैं, है ना, तो लहर पैदा करती है। केवल महासागर में ही नहीं, अगर तालाब में भी देखे हो तो हल्की लहर, छोटा है तो हल्की, है ना, लहर पैदा होती दिखाई देती है। वहीं पर ज्वार एवं भाटा, एक और होता है सुनामी। वहीं पर जो टाइड होते हैं वो सूर्य अथवा चंद्रमा या सूर्य एवं चंद्रमा, है ना, सन एंड मून और सन और मून, तथा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण, खिंचाव के कारण पानी खिंच जाता है। पीछे इस पर ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, विस्तार से टाइड एंड एब्स के बारे में लेक्चर लिया गया है और वो आपको मिल जाएगा इस पर, लिंक पे देखिएंगे तो इसके बारे में सविस्तार बताया गया है, वर्णन किया गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है। कुल मिलाकर के सूर्य अथवा चंद्रमा तथा या दोनों मिलकर के खींचे अपने ग्रेविटी से, तो पानी खींच करके आगे बढ़ाते हैं, उस कारण से ज्वार आता है। तीसरी बात, अपकेंद्री बल भी लगाती है पृथ्वी, उसके कारण भी ज्वार आता है। 2015 यूपीएससी प्री का प्रश्न रहा। सुनामी क्या है, इनके बारे में भी पढ़ाया जा चुका है। सुनामीज क्या होती हैं, जो पढ़ चुके हैं उनमें से कोई बताएं।
सर ओशियन के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसके वजह से सर ये सुनामी जो है वो इमर्ज होती है। हाँ, जी सर। महासागरों के अंदर भूकंप आने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड द कोस्टल रीजन इज नोन एज सुनामी। तो इसका कारण क्या है? भूकंप। भाई बटुए में तुमने पानी रखा हुआ है, उस पर एक लात मारो, भूकंप आया, पानी क्या होगा? डिस्प्लेस, बाहर निकलेगा, छिलक कर गिरेगा। भाई ये सुनामी बड़े लेवल पर, इसको सोचो, है ना। अब अगला आता है ओशन करेंट्स, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कॉन्टिन्यूअस मोशन इसी में देखने को मिलता है, परमानेंट मोशन इसी में देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो एक टेम्परेरी इंसिडेंस है। टाइड एंड इफ्स भी एक निश्चित समयांतराल में आते हैं, टाइडल साइकिल इनकी होती है, ठीक है, 2 बार केवल दिन भर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन ओशन करंट परमानेंट चल रही है और एक ही दिशा में चल रही हैं, बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए चल रही हैं। ये भी सनातनी है। और इंडिया की बात छोड़ दो, क्योंकि इंडियन ओशन में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। मानसूनी पवनों के आधार पर इनका जो है डायरेक्शन बदलता रहता है ना। क्योंकि मानसून की हवाएं कभी जो है उत्तर पूरब की ओर से बहती हैं, तो कभी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, तो वो अपने हिसाब से डायरेक्शन ओशन करंट की चेंज कर देती है वहाँ पर। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। ये जनरल बात है कि सारी बाकी सब जगहों पर महासागरीय धाराएं परमानेंट एक दिशा में एक गति से प्रवाहित होती रहती हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? महासागरीय धाराओं के प्रचालन के लिए मोमेंट ऑफ ओशन करंट, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ ओशन करंट्स? यहाँ पर अभी हम उन फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे। 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ओशन करंट जो है प्रभावित होती है, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। मतलब प्राथमिक बल एवं द्वितीयक बल। प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। Secondary forces are dependent on the primary forces. तो प्राइमरी फोर्सेस में कौन कौन से हैं? सोलर इंसोलेशन, मतलब सूर्य तप। दूसरा विंड, पवन। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ठीक है, तो ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट के, उनके सर्कुलेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब एक एक को इनको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन से हैं। सर इसमें अब केंद्रीय बल नहीं आएगा सर? हाँ, अब केंद्रीय बल नहीं आएगा सर इसमें? नहीं,
यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं, यही है ना। टेम्परेचर डिफरेंशियल यानी तापांतर, दूसरा है लवणता मान में अंतर, सैलिनिटी डिफरेंशियल। अब एक मेंस का क्वेश्चन उठाएंगे जो पूछा गया था, है ना, उसके आधार पर हम पूरा ये जो चैप्टर का आधा भाग है उसे सॉल्व कर लेंगे। मेंस का क्वेश्चन था कि महासागरीय धाराओं के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स। ठीक है, महासागरीय धाराओं के उद्भव के लिए उत्तरदायी बलों की विवेचना कीजिए। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन, और ये किस प्रकार से क्षेत्रीय जलवायु, मत्स्योत्पादन तथा परिवहन को प्रभावित करती हैं। ये यूपीएससी मेंस 2015 में आया हुआ प्रश्न है और उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रश्न सबने नोट कर लिया? सर फिशिंग और लास्ट में क्या बताएं? हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन, परिवहन। एक बार सर रिपीट कर दो पूरा प्रश्न शुरुआत से। लिख तो लिया लेकिन रिपीट कर। क्वेश्चन नोट करिए। महासागरीय धाराओं के उद्भव हेतु उत्तरदायी बलों की विवेचना कीजिए तथा ये किसी क्षेत्र की जलवायु, मत्स्योत्पादन तथा परिवहन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक, नोट हो गया। अब इस पूरे प्रश्न के उत्तर में हम आधा चैप्टर आपको पढ़ा डालेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला वाला फैक्टर, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन। हम लोग जानते हैं सूर्य की किरणें सब जगह बराबर नहीं पड़ती हैं। कहीं लंबी, है ना, कहीं सीधी, कहीं और लंबी। तो जब लंबी पड़ेंगी तो क्या होगा? ज्यादा इंसुलेशन मिलेगा कि कम? कम मिलेगा सर। कम मिलेगा सर। जब सूर्य की किरणें लंबी पड़ेंगी तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या होगा? सूर्यातप सर्वाधिक मिलेगा कि नहीं? पूरे वर्ष यहाँ पर तापमान प्राप्त होता रहता है, तो यहाँ पर
सूर्य की रोशनी पूरे साल लगातार सीधे पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर सूर्यातप ज्यादा पड़ेगा। हायर सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड इन इक्वेटोरियल रीजन, तो उससे क्या होगा कि पानी गर्मी पा करके एक्सपैंड करेगा, है ना। पानी जो है गर्मी पा करके एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा। तुम लोग देखोगे चाय बनाते हो, जब चाय खौलने लगती है या दूध है उबालते हो तो क्या हो जाता है, उफना जाता है। पहले नीचे तक तली तक रहता है, फिर उफना करके ऊपर तक आ जाता है, यानी एक्सपेंशन होता है हीट से, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है। मान लो इक्वेटर है, ये मान लो ये 0 डिग्री यहाँ लिख दिया हूँ, 0 डिग्री यहाँ लिख दिया हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो पानी यहाँ पर एक नॉर्मल लेवल अगर हम बना लें, ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर पानी गर्मी से फैल गया, लगभग 8 सेंटीमीटर यहाँ पर जलस्तर ऊपर उठ जाता है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊपर उठ गया जलस्तर। क्यों उठा पूनम जी बताइए, अभी हमने बताया इसके उठने का कारण क्या रहा। सूर्य की जो ताप था उसकी वजह से जो है पानी का जो वो था डेंसिटी थी वो कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई पानी की, पानी की डेंसिटी सर घनत्व कम हो गया ना, उसका हल्का हो जाएगा, पानी तो उठ जाएगा सूर्य टेम्परेचर अधिक होने से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, राइट। पानी एक्सपैंड कर गया, चाय उबाल रहे हो समझ लो, यहाँ पर ये इमेजिनेशन कर लो, है ना, तो आसानी समझ में आएगा। जबकि इधर क्या होती, ठंडक, पानी कंप्रेस करता है, तो एक ढाल बन जाती है। ढाल बनी है कि नहीं। अगर यहाँ बॉल रख दें तो क्या होगा, लुढ़केगी, आएगी, लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी, मोदी जी की तरह पूछ रहे हैं। होगा कि नहीं होगा, लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी, लुढ़केगी श्रीमान। तो अगर बॉल की जगह पानी हो तो लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा, लुढ़केगा सर, लुढ़केगा, बिल्कुल लुढ़केगा, है ना। तो यहां से ही पैदा हो गई, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट। पानी लुढ़केगा, है ना, लुढ़केगा तो ओशन करंट पैदा हो गई अब यहीं से। तो सोलर इंसुलेशन एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर ओशन करंट को प्रचालित करने का। तो पहला वाली बात हम लोगों ने समझ लिया, हमको नहीं लगता कोई नहीं समझ में आया होगा, है। दूसरा है विंड, पवन। तुम लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, हमने तो खेले हैं सारे गेम, तुम लोग नहीं खेले हो। देखो बचपन में तुम लोग खेलोगे ना, सब सारे बदमाशी सब कुछ, ये सब आगे यूपीएससी की तैयारी में काम आता है ना। अब बताता हूँ, चूरन खाता था मैं, वहां पर एक चीज मुझे फ्री मिलती थी, ऐसा, इसमें लगी रहती जाली, ऐसे
और एक बॉल, और सर यहाँ से बहुत मैं खेला है ये फूंकता वाला। था। हैं? जी सर, वहाँ सर खेला है क्या होता था फिर? सर। क्या जैसे इसमें करते थे फूंक इसमें? मारते थे तो उसके रिंग के चारों तरफ ऊपर ये घूमता था। क्यों घूमता था? विंड पवन के कारण से। यानी हवा सर में इतनी दम होगी। हवा दिए ना इसके पाइप से, हाँ तो ये एक ऊपर उठ जाता तरीके था। से सर देखा जाए तो हवा की मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से हवा का जो बल था वो इस गेंद के बल से अधिक हो जाने के कारण इसको मूवमेंट वाली कंडीशन में ला देता है। ठीक है, पूनम जी खेली। चलो एक लोग तो मिले। और लोग खेले हो नहीं? बस यही खेले हाँ हैं? सर खेले सर। यस सर। खेले ऐसा, लेकिन सर, चूरन में ये गोत्र के निकला नहीं सभी सर। खेले सभी होंगे। लोग खेले हैं सब सर इससे। सभी खेले हो? चूरन में लेकिन निकला नहीं सर ये वाला कभी। दूसरे टाइप के आइटम निकले। तुम्हारी किस्मत। हमको तो चूरन में मिलता था। हमको फ्री मिलता था ये, है ना? कभी कुछ कभी कुछ। तो अठन्नी में ही सब मिल जाता था ये सब, है ना? अब तो सब बंद हो चुका है। आता था चूरन वाली पर्ची में आता था, ये चूरन जो मिलता था उसमें भी आता था। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल। तो आप हमारे जमाने में बचपन में थी। मेरे में तो सर पैसे ज्यादा निकलते थे नकली। अच्छा, पैसे वाला भी होता था? भारतीय बच्चों नकली का पैसे? बैंक। भारतीय बच्चों का बैंक। बच्चों का बैंक होता अरे था। हाँ, वो भी कलेक्शन हमने किए थे। उसमें मजा नहीं आती क्योंकि नकली होती थी, काम नहीं होता था ना। हाँ सर। ये सब थोड़ा मजे की चीजें होती थी, है ना? अंगूठी निकलती थी सर। हाँ, अंगूठी भी खूब निकलती थी, सांप वाली ज्यादातर, है ना? हाँ सर। हाँ, ज्यादातर सांप वाली निकलती थी, हमको वही मिलती थी। बढ़िया बचपन में मजे के दिन होते हैं, है ना? वो यहाँ पर अब ये अप्लाई होंगे सब चीजें, जिससे कि हम जागृति समझेंगे। यहाँ पर हवा का धक्का पड़ेगा, वैसे ही तो ये बाल ऊपर को जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। आएगी सर। बिल्कुल जाएगी। तो अभी इसी तरह से जब हवा को दबाव पड़ता है वाटर सरफेस पर, तो वो हवा पानी को लुढ़काते हुए, दबाते हुए आगे को लेकर के जाती है। यानी कि हवा में जो डायरेक्शन होगा ओशन करंट उसको फॉलो करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भारत में जब मानसून हवाएं, इंडियन ओशन में, है ना, जब मानसून हवाएं अपना रुख जिधर को करती हैं तो उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा भी उसी के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कभी क्लॉकवाइज 6 महीने तो 6 महीने एंटी क्लॉकवाइज। तो इनमें दिशा परिवर्तन भी ऐसे ही होता रहता है। मीन्स द मानसून winds are the responsible for the seasonal reversal of ocean current in the northern Indian Ocean. 6 months in clockwise direction and 6 months in anti-clockwise direction. And it is mainly because of the winds, influence of the winds. जो ड्रिफ्ट चलती हैं, सभी ओशन में ड्रिफ्ट चलती हैं, आगे देखेंगे, वो सब इसी से प्रभावित होती है। And this phenomena known as the Ekman transport. एकमैन एक आदमी था जिसका नाम था एकमैन, है ना? जो वैज्ञानिक था जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया। सब जो हवाएं बदलती हैं उस जो जल धाराओं को दिशा बदल देती हैं, वही है ना एकमैन ट्रांसपोर्ट। एकमैन ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि हवा जो है दबाव डाल करके अपनी दिशा में महासागरीय धाराओं को ले जाती है ना, उनको दिशा देती है, उनका प्रवाह करती है ना।
ये है एकमैन परिवहन, हवा द्वारा महासागरीय धाराओं को दिशा देना, उन्हें गति कराना, हिंदी में एकमैन परिवहन कहा जाता है। अगला बात देखते हैं, ये हो गई विंड। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पर सर। पोल पर पोल पर होती है कि इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है? यहाँ पोल्स पर होती है। ध्रुवों पे सर। ध्रुवों पर क्यों होती है भाई? क्योंकि सर ध्रुवों की त्रिज्या कम होती है सर विषुवत की तुलना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्रिज्या क्यों कम होती है? क्योंकि सर जो पृथ्वी, तो सर उसका विद्युत चुंबकीय बल भी एक कारक है। दूसरी चीज सर, जब पृथ्वी घूम रही है तो सर कोरियोलिस बल के कारण सर पृथ्वी जो इधर ज्यादा लगता है सर विषुवत पे, तो उससे पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर पृथ्वी का जो अर्थ का जो शेप है सर वो ज्वाइड है, और सेंटर पे क्या है कि रेडियस इसका बहुत ज्यादा है। क्यों है? इक्वेटर के पास। क्यों है? सर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट आंसर राहुल। अब केंद्रीय बल के कारण, है ना, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण यहाँ पर एक तरह से टाइडल बल देखी जा रही है ना, ये दबा दिया, उठा दिया है ना। तो कोई प्लेनेट ज्यादा तेज रोटेट करेगा तो वहां पर टाइडल बल उतना ही ज्यादा होगा, जैसे जुपिटर में, सैटर्न में उनकी इक्वेटर फैली हुई होगी। ठीक, तो ये हो गया क्या कहते हैं, ग्रेविटी डिफरेंशियल, यानी कि हम विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती है, तो ध्रुवों के निकट का पानी नीचे ज्यादा दबा होगा इन कंपेरिजन टू वाटर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। तो ये स्लोप को और इनहेंस करने में हेल्प करता है, जो ढाल प्रवणता है इसको परिवर्धित करने में मदद करता है। यहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, खींचा हुआ है, यहाँ ग्रेविटी कम है, ऊपर है। और दूसरी चीज, पानी जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी उसको, ये ठंडा पानी होगा, ग्रेविटी होगी तभी तो उसको नीचे की ओर खींचेगा बाहरी पानी को। ये फैक्टर भी यहाँ पर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण वाला। सर एक जगह, हाँ सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला और ग्रेविटी का नहीं समझ में आया सर, कैसे क्या है? देखो इसमें क्या है कि जब पृथ्वी घूम रही है अपनी एक्सिस पर, एक्सिस ये है, इस एक्सिस पर पृथ्वी घूम रही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके लंबवत एक्सिस पर 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर टाइडल बल्ब हो जाती है, मतलब कि ये धीरे धीरे यहाँ पर उठने लगता है बाहर की ओर धक्का पड़ने के कारण, है ना। इस कारण से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण रेडियस ज्यादा हो जाती है, जबकि जिस एक्सिस पर ही घूम रहा है वहां पर उधर की ओर कम होने लगती है। वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? सर उसमें भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगता है सर, जैसे अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है पानी को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, यानी कि जिधर पृथ्वी घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये घूमेगा, करंट होगी। नहीं, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, वो कोरियोलिस फोर्स की बात की जा रही है, वो दूसरी चीज है, अभी उस पर आते हैं। अच्छा, तो इस अक्ष के परिता घूम रही है तो त्रिज्या यहाँ पर ज्यादा होगी, ये जो पार्ट है यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा।
अब केंद्रीय बल, बाहर को धक्का मारने वाला बल यहाँ पर ज्यादा होगा, एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है एक्सिस से, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, तो इसकी सबसे ज्यादा है। तो इस कारण से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा है और इस कारण से धक्का ज्यादा पड़ेगा और यहाँ पर ये ज्यादा होगा, है ना। तो ग्रेविटी यहाँ कम होगी, लेकिन क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, भाई डिस्टेंस सेंटर से कम होगी तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस सेंटर से क्या कहते हैं ज्यादा है यहाँ पर सबसे, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम होगी। ठीक, अगला है कोरियालिस बल। इसको ध्यान पूर्वक समझ लेना। कोरियालिस बल, पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। तुम लोग जॉगिंग करने जाते हो सुबह सुबह उठ करके, अगर जाते होगे तो मतलब कुछ लोग, नेवी वाले जाते ही हमारे, है ना, उठ करके। क्यों? जी सर, पीटी के जाना पड़ता है सर। वेट करने। हम भी जाते हैं सर। तुम भी जाते हो? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बात है, जाना चाहिए, फिटनेस अच्छी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि आप देखते होगे कि थपेड़ा हमको लगता है उल्टा, या बाइक चलाते हो तो तुमको लगता है उल्टा थपेड़ा, कि हवा हमको अपोजिट डायरेक्शन में दबा डाल रही है, जड़त्व के नियम के कारण, है। जब पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो वहां पर एक डिफ्लेक्टिव फोर्स पैदा होता है, विक्षेपक बल पैदा होता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न करता है, घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, जिसे कहते हैं कोरियालिस बल। ठीक, और कोरियालिस बल का मान पृथ्वी की एक्सियल रेडियस मतलब अक्षीय त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी की अक्षीय त्रिज्या अगर घटेगी तो कोरियालिस बल बढ़ेगा, और अगर एक्सियल रेडियस इंक्रीज करेगी तो कोरियालिस बल घटेगा। तो एक्सियल रेडियस क्या है ये भी देख लीजिए, है ना। एक्सियल रेडियस को समझने के लिए आप, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और इस एक्सिस पे घूर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये कम होती जा रही है, हुई दोनों ही तरफ मान लो, है ना। तो ये बताओ इस हिसाब से देवेंद्र जी, ये बताइए कि इस हिसाब से कोरियालिस बल सर्वाधिक कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा? देवेंद्र जी आपसे पूछें। सर सबसे ऊपर की तरफ जाएंगे वहां पे कम होगा।
अच्छा, और सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे अधिक सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा। सर जो अभी स्टार्ट जो हो रही है ये लाइन बीच में जहाँ से त्रिज्या अच्छा, बढ़ वहाँ रही विषुवत रेखा पर ना? है। ठीक है, ये बताइए वर्षा जी, आज वर्षा प्रथम नहीं है, हाँ, वर्षा द्वितीय। नरवानी जी, डॉक्टर साहब बताओ। और इक्वेटर पे होगा सबसे ज्यादा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, क्योंकि कोरियोलिस बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल रेडियस होगा ना। Inversely proportional to the axial radius means if the axial radius increases then the Coriolis force decreases. ऐसा इक्वेटर पे कम होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। हाँ, लेकिन दिमाग नहीं लग पाया ना तभी, है ना? ये देखो, हाँ पूनम जी बताइए। त्रिज्या घटेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस कम होगी तो कोरियोलिस जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगी तो वो कम होगा, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी 90 डिग्री पर कोरियालिस फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना? और इक्वेटर 0 डिग्री पर ये मिनिमम होगा। While the centrifugal force is maximum over the equator and minimum over the or negligible over the pole. ठीक है, तो ये लॉ है इसका, ठीक है। एंड ये कैसा रोटेट करता है? अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो कोरियालिस फोर्स टेंड टू डिफ्लेक्ट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, but we measure from the 0 degree as a fundamental plane. ये कैसा घुमाने की कोशिश करता है? घड़ी की दिशा में उल्टा। धरती घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है ना? लेकिन हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से, जैसे कि मान लो यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो क्लॉकवाइज, यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो क्लॉकवाइज, लेकिन जब यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे, है ना, तो क्या दिखेगा कि उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, तो ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल किसी भी गतिमान वस्तु को घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है ना? और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाली बात ये कैसे होगा सर? तो पूरे पृथ्वी को ही सर जो है घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा ना सर? हाँ, हमने इसीलिए पहले ही सब इसको हम जान रहे थे ही पूछोगे, इसलिए पहले बता दिए कि तुम मेजरमेंट कर रहे हो, यहाँ खड़े होकर के देख रहे, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ से देखने पर लगेगा। बाकी यहाँ खड़े होकर के देखोगे तो लगेगा कि ये क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ खड़े होकर के देखोगे तो ये भी दिखाई देगा कि हाँ ये क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। लेकिन तुम यहाँ खड़े होकर के मेजर करोगे तो तुम्हें इधर दूसरा दिखाई देगा। मेजरमेंट हम फंडामेंटल प्लेन से करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर?
तो इस कारण से कोरियालिस बल के कारण ही जो उत्तरी गोलार्ध के महासागर की महासागरीय धाराएं हैं ये क्लॉकवाइज घूमती हैं। ओशन करंट ऑफ नॉर्दर्न ओशंस फॉलो द पाथ ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती। ये हम अभी आगे जब पढ़ेंगे ओशन करंट, एक एक ओशन करंट का, एक एक ओशन के, तो हमें ये सब बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और इनके बीच में जो ये काम जोन होता है थोड़ा सा उठा हुआ सा, है ना, जैसे पानी को आप गोल गोल घुमा दो तो बीच में एक हिल सा क्रिएट हो जाता है। तो जहां पर ओशन करंट ये मूव कर रही है चारों तरफ, तो बीच वाला जो पार्ट है जो मूव नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ कह रहा था जायर, जैसे सारगैसो सागर यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सारगैसो सी जो महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ सागर, एकमात्र ऐसा सागर जो महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है, सारगैसो सी। ये सब आगे देखोगे, चिंता की बात नहीं, कॉन्सेप्ट दोबारा बोलेंगे जल्दी समझ में आएगा। तो ये सभी प्राइमरी फोर्सेस हमने पढ़ लिए। अब आते हैं सेकेंडरी फोर्सेस पर। टेम्परेचर डिफरेंशियल, जहां का पानी ठंडा नीचे दबेगा, जहां का पानी गर्म ऊपर उठेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि स्लोप ग्रेडियंट क्रिएट होगी जिससे पानी मूव करेगा, यानी कि ये सोलर इंसुलेशन प्राइमरी फैक्टर से जुड़ा हुआ है। वहीं पर जहां सैलिनिटी ज्यादा होगी पानी नीचे दबेगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर सैलिनिटी कम होगी पानी वहां पर नीचे नहीं दबेगा। तो पानी जहां पर दब रहा है वहां पर वो स्लोप क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। सरफेस एंड सब सरफेस ओशन करंट जो चलती है, सतही एवं उपसतही धाराएं, है ना, वो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंशियल करंट, मतलब वर्टिकल ओशन करंट, ऊर्ध्वाधर महासागरीय धाराएं सेकेंडरी फोर्सेस के कारण चलती है, जबकि क्षैतिज धाराएं हॉरिजॉन्टल ओशन करंट सर्कुलेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फोर्सेस। ठीक, ये भी हो गया। अब हम लोग आधा भाग पढ़ चुके क्वेश्चन का। अब हम लोग पढ़ेंगे उनके प्रभाव, ठीक है, जो वहां पर देखे गए थे। जैसे पहला, ऐसे तट जहां से, क्या था, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो कोई एक लोग, जो क्वेश्चन में नोट कराए थे। अब आधा साल कर चुके, आधा और साल करना है। जी सर। महासागरीय धाराओं के उद्भव हेतु उत्तरदायी बलों की विवेचना कीजिए तथा यह किसी क्षेत्र की जलवायु, मत्स्योत्पादन तथा परिवहन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक, जलवायु, मत्स्योत्पादन, परिवहन, इन तीन चीजों को हमको ध्यान देकर के अब काम करना है। आगे सबसे पहला हम पकड़ लेते हैं जलवायु। ठीक, महासागरीय धाराएं क्षेत्रीय जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ये मरुस्थलीकरण कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अटाकामा का मरुस्थल सर। यहाँ पर आ रही है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, है ना। इतनी ठंडी होती है, ठंडी है तो मॉइस्चर नहीं होगा, हवा में मॉइस्चर नहीं है, हाई प्रेशर है तो वहां बारिश कैसे होगी। तो इस कारण से ये सबसे शुष्क मरुस्थलों का निर्माण करती है। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोजावे का डेजर्ट, कैलिफोर्निया। driest desert of North America continent formed because of the Californian cold current. Similarly, Humboldt or Peruvian current leads formation of the driest desert of the world, Atacama Desert. ठीक, ये ड्राइएस्ट है, ऊपर वाला ड्राइएस्ट था सर। ये केवल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ड्राइएस्ट है, ये पूरी दुनिया का ड्राइएस्ट है। अंटार्कटिका से भी कम रेनफॉल 0.04 mm पर ईयर पर एनम। सोचो, एक छोटी सी बूंद टपकती है केवल साल भर में, वो भी कोई चिड़िया टॉयलेट करती होगी, उसको काउंट कर लेते होंगे लोग, है ना। ये पेरू या हम्बोल्ट की धारा है। वैसे ही वेनेजुएला कोल्ड करंट यहाँ चलती है, वेनेजुएला की ठंडी धारा। अंटार्कटिका ठंडा ठंडा पानी लेके आ रही है। नामीब मरुस्थल यहाँ बनाती है, नामीबिया में नामीब मरुस्थल। ऐसे ही वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी मरुस्थलों का निर्माण करती है। तो यहां पर हमने एक फैक्टर देख लिया इनका। दूसरी बात, गर्म महासागरीय धाराएं जब हाई लैटिट्यूड पर जाती हैं तो वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं जब वो लो लैटिट्यूड पर आती हैं, निम्न अक्षांश पे आती हैं, तो वहां के तापमान को गिरा देती हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन इज सराउंडेड बाय द वार्म ओशन करंट, सो फार इट्स टेम्परेचर इज हायर देन स्पेन, लाइज इन लोअर लैटिट्यूड इन कंपैरिजन टू ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का तापमान ज्यादा होता है जबकि उसको कम होना चाहिए। स्पेन यहाँ है, ब्रिटेन वहाँ है, तो निम्न अक्षांश स्पेन का है, लेकिन तापमान इसका ज्यादा है क्योंकि स्पेन सराउंडेड बाय कोल्ड ओशन करंट कनेरी। स्पेन के बगल से कनेरी की धारा गुजर रही जो ठंडी है, तो ठंडा हो गया बेचारा। और ब्रिटेन को घेरे हुए गरम गरम महासागरीय धारा है ना, नॉर्वेजियन करंट की एक शाखा नॉर्थ सी करंट और नॉर्वेजियन करंट घेरे हुए है, तो ये गर्म हो गया। यहाँ बहुत बढ़िया क्लाइमेटिक कंडीशन है, कपास उत्पादन के लिए आदर्श दशा है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पर पूरे साल कपास पैदा करो चाहे जैसे जितना है जितना, हाई क्वालिटी का। मैनचेस्टर, लिवरपूल, है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसी में हुई थी, इसी क्षेत्र में, तो यह यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये हो गया क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। गर्म महासागरीय धाराएं जहां पर पहुंचती हैं, कोस्ट पर बारिश करवाती हैं, तो वहां पर अच्छे खासे वन बितान देखने को मिलते हैं। और ठंडी वालों को देख ही लिया, मरुस्थल बनाती हैं। अगला है मॉडरेटिंग इफेक्ट, तापमान को साम्य रखती हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तापमान नहीं होने देती है। ओशन करंट
मिक्सिंग करती हैं, अधिक लवणीय पानी को ले जा करके मिक्स कर देती हैं कम लवणीय पानी से, तो सैलिनिटी मॉडरेट हो जाती है। बहुत गर्म पानी को ले जा करके, एक तरफ से ओशन करंट आ रही बहुत गर्म वाली, एक तरफ से आ रही बड़ी ठंडी वाली, दोनों मिक्स करेंगी तो तापमान क्या हो जाएगा, मॉडरेट। गर्म पानी में लवणता अधिक होती है, ठंडे पानी में लवणता बहुत कम होती है, दोनों मिल गए, सैलिनिटी क्या हो गई, लवणता क्या हो गई, मॉडरेट। Then it impose the moderating effect on the oceanic water, साम्यकारी प्रभाव डालती हैं। दूसरी बात, मत्स्योत्पादन वाली, यहां पर एक प्रश्न बनता है मेंस का दूसरा, विश्व के सर्व प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र समान अक्षांश मान पर क्यों पाए जाते हैं, एक सीधी रेखा, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि ग्रैंड बैंक को रॉबिन हुड ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, देखते हैं कैसे। अब दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। इस पहला प्रश्न है, ये मत्स्य उत्पादन पहले वाले से पैदा हुए प्रश्न, विश्व के सर्व प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र समान अक्षांश मान पर क्यों पाए जाते हैं, सिमिलर लैटिट्यूड पर क्यों पाए जाते हैं, बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर रीजन्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई ग्रैंड बैंक नोन एज द रॉबिन हुड ऑफ अटलांटिक ओशन, ग्रैंड बैंक को अटलांटिक महासागर का रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है। ये दोनों बात फिशिंग से जुड़ी हुई है। सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं। ये मोजाम्बिक के डेजर्ट के लिए सर कौन कौन से करेंट का नाम बताए थे, एक बार रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। कटा हुआ है। थोड़ा सा कट हो गया, कहाँ कर देखिए।
अब यहाँ पर दुनिया के सबसे बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर रीजन कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। बनाने में थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, बाकी लगभग ये सब एक सीध में आते हैं। ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक और होक्काइडो जापान, ये सब एक सीध में आ रहे हैं लगभग। क्या कारण है भाई? इट इज बिकॉज ऑफ द ओशन करंट। यहाँ पर महासागरीय धाराओं का साम्यकारी प्रभाव देखने को मिलता है, मिक्सिंग होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ से आती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ओशन की करंट। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा ऊपर से आती है लैब्राडोर की ठंडी धारा, अपने साथ हिमानियों को लेकर के आ रही है। लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर की ठंडी धारा है ना। दोनों यहां आकर के, ये न्यू फाउंडलैंड का तट है ग्रैंड बैंक, यहां मिक्स होती है। ये गर्म होती है, ठंडी होती है, दोनों का तापमान क्या हो जाता है? मॉडरेट। और अपने साथ लेकर के बहा करके आती है ये हिमानिया आइस कैप्स, आइस कैप्स, ठीक है, आइस कैप, हिमखंड, जिनमें होती है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। जब बर्फ जमती है तो ऑक्सीजन लेके जमती है, नमक को छोड़ देती है, तो यहाँ पर पिघलती है तो लवणता भी कम हो जाती है सामान्य, और ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर पानी में मिक्स हो जाती है। और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर में जू प्लैंकटन खूब बड़े पैमाने पर ग्रो करते हैं, फाइटो प्लैंकटन बड़े पैमाने पर ग्रो करते हैं, जू प्लैंकटन बड़े पैमाने पर ग्रो करते हैं। जू प्लैंकटन जो है मछलियों का एक उत्तम चारा है, मछलियों का बहुत बढ़िया भोजन है, तो यहाँ मछलियों का भी ग्रोथ बहुत तगड़ी होती है, बड़े पैमाने पर मछलियों की यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है। और यही पानी आगे बढ़ करके जाता है, जॉर्ज बैंक पर टकराता है यूरोप के, तो वहां पर भी मछलियां पाई जाती हैं बड़े पैमाने पर। नॉर्वेजियन करंट यहां से आती है, नॉर्थ सी करंट, और इसमें से ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से आती है ठंडी करंट, ये डॉगर बैंक के पास मिलती है। तो वहां पर भी ऐसी ही कंडीशन बनती है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन। कितना सिंपल है ये बात। इधर से आती है क्यूरोसियो की ठंडी धारा, सॉरी गरम, क्यूरोसियो करंट, और ऊपर से ठंडी ठंडी आती है लैब्राडोर, सॉरी ओयोसियो, ओयासियो करंट। इन दोनों की मिक्सिंग होती है होक्काइडो के तट पर, और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन। सेम फैक्टर, ये मिक्सिंग जो होती है बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स, दोनों ही ओशन करंट डिफ्लेक्ट होते होते ऐसा घूमती हैं, ऐसी जगह पहुंचती हैं कि ये लगभग वही 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच ही मिक्स होती है, और इस कारण से एक ही सीध में
दुनिया के सबसे बड़े मत्स्योत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। और यहाँ से ये भी हमें समझ में आ गया, दो प्रश्न हमने एक ही बात से सॉल्व कर लिए, है ना, कि महासागरीय धाराओं से मत्स्य उत्पादन कैसे प्रभावित होता है और ये एक ही सीध में क्यों है। अगली बात, ग्रैंड बैंक को रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है। रॉबिन हुड कार्ल मार्क्स की विचारधारा चलते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया का 90% पैसा दुनिया के 20 लोगों के पास है, बाकी 10% लोग केवल 10% में गुजारा कर रहे हैं। बहुत बड़ा गैप है ये, उसको खत्म करने के लिए चाहिए कि इनको कम करो, दबाओ और इनको उठाओ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज बिटवीन द पीपल, इसे कहते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, है ना। तो एक रॉबिन हुड थे, उन्होंने इस पर काम किया। अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, गरीबों का मसीहा। बाद में फांसी हुई, लटका दिए गए थे, है ना। फालतू की बात सुन करके चल पड़ोगे तो तुम्हारा गर्त में ही जाओगे, है ना। कम्युनिस्ट एक आदर्श फिलॉसफी है, लेकिन वो फेल्ड फिलॉसफी है। समाजवाद में बेहतर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए चाइना जो सोशोलॉजी है वो कम्युनिज्म पे आधारित है, लेकिन जो इकोनॉमी है मर्केंटलिज्म पर आधारित है। चाइना की इकोनॉमी जो है मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी पर ही पूरी दुनिया में कॉलोनिज्म हुआ था, वणिकवाद। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाने बैठा हूँ, ठीक है। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बातें हैं, इकोनॉमिक्स में कुछ आती हैं, है ना। तो ये मेरा विषय नहीं है ना। क्या हुआ? अगली बार इतना हमने रेफरेंस दिया है केवल समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, इसको समझने के लिए पहले ठंडी में जब तुम लोग नहाते हो तो गर्म पानी ठंडा पानी कभी मिक्स करते होगे, या गीजर चलाते होगे तब भी भाप निकलती देखे। गरम गरम पानी जब ठंडे ठंडे पानी मिलाओ तो क्या होता है? या तो तुम लोग ठंडी में नहाते ही नहीं होगे तो बता ही नहीं पा रहे हो, है ना। मॉडरेटिंग इफेक्ट। क्या मालूम सर, हम तो नहाते ही नहीं है ना। रजनी जी, ये जो है एक आती है बाल्टिक सागर से, है ना, एक आती है नॉर्वेजियन करंट की वार्म, जिसे कहते हैं नॉर्थ सी करंट। दोनों मिक्सिंग होती है डॉगर बैंक पर। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं नहाते हो, कोई बात नहीं है ना। तो जो लोग नहाते होंगे इनमें से, है ना, वो लोग ठंडियों में कुछ इतने बड़े प्रतापी तो नहीं हो कि ठंडे पानी से ठंडी में नहा लोगे एकदम सुबह सुबह, या तो दोपहरिया में नहाते होगे, है ना। वो तुम लोग की आत्मा जान रही होगी। खैर, हमें क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी में, ऑनलाइन पढ़ाने में तो यही तो फायदा है, कोई बदबू नहीं आएगी किसी की, है ना, एक दूसरे को, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे कोई नहाए चाहे ना। एडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। कहीं बगल में कोई बैठा है 15 दिन से नहाया नहीं, बदबू आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है क्लास में, क्यों? तो यहाँ पर क्या उठता है, कोहरा, धुंध छा जाती है। और इस कारण से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जहाजों को दिखाई नहीं देता, आइस कैप से टकरा जाते हैं, दूसरी जहाजों से टकरा जाते हैं, एरोप्लेन डिजास्टर देखे गए हैं बहुत सारे, है ना। शिप के भी प्रॉब्लम हुई है, और सड़क पर क्या कहते हैं, रेल और रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, है ना, ये भी देखे गए। तो शिप पर सामान जाता है बड़े बड़े लोगों का, अमीरों का, तो उनके लिए नुकसानदायक है।
लेकिन मछली का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रहा है, जो गरीबों का चारा है, जो लोगों का भरण पोषण कर रहा है। तो इस तरह से ये अमीरों को नुकसान पहुंचा रहा है और गरीबों को सहारा दे रहा है। इस कारण से ग्रांड बैंक नोन एज द रॉबिन हुड ऑफ द अटलांटिक ओशन। एक ही चीज से हम लोगों ने 3 मेंस के क्वेश्चन कर डाले और कई सारे प्री के क्वेश्चन भी। हाँ हाँ बिल्कुल मिहिर, टाइटेनिक यहीं पर डूबा था, इसी ग्रैंड बैंक के पास। बर्फ की सिल्लिस टकरा गया था। टाइटेनिक मूवी तुम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? है ना, देखे थे। रियल इंसिडेंट पर बना हुआ है। हाँ, बाकी पता नहीं वो लव स्टोरी सही थी कि नहीं सही थी। लेकिन वो औरत जिंदा थी काफी समय तक, उसने बताया था बहुत सारी बातें। एकमात्र वही जिंदा बची थी, है ना। और उल्लू गधा, हम तो कहते भाई तुम भी उसी लकड़ी बैठ जाते, है ना। लकड़ी डूब जाती सर, अगर वो भी बैठ जाता तो दूसरी लकड़ी ले लेते, कोई जरूरी है ना। दूसरी मिली नहीं थी उसको। अरे उनको जो है ऐसे आदमी, और क्या बताएं। तुमको कुछ सीन याद आ रहा है क्या मिहिर? तुम थोड़ा इमोशनल हो गए हैं? अच्छा, म्यूजिक तुमको याद आ रही है? शर्मा के भाग गया। खैर भाग गया, देखो भाग गया, शर्मा गया बेचारा। खैर छोड़ो। तो आगे आते हैं हम लोग, नेविगेशन पर बात करते हैं। नेविगेशन पर ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो लोग हमेशा ओशन करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। जिस डायरेक्शन में महासागरीय धाराएं चल रही हैं, अगर उस डायरेक्शन में वो अपनी क्या कहते हैं नौका को लेकर के चलते हैं, तो उनको बहुत कम फ्यूल में आसानी से ट्रेवल हो जाता है। लेकिन विपरीत दिशा में उसके चलेंगे तो उनको ज्यादा ईंधन खर्चा होगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी, और हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। हवाएं ओशन करंट एक ही डायरेक्शन चल रही हैं तो वो अपोज करेंगी, इसलिए ओशन करंट्स को की डायरेक्शन को अगर फॉलो किया जाएगा तो नेविगेशन बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत जल्दी पहुंचोगे अपने पथ पर। लेकिन उनकी दिशा का विरोध करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं दिक्कत महसूस होगी। नहीं, ला नीना और अल नीनो इन दोनों से बहुत विकराल घटना है, इन चीजों से परे है वो, है ना। वो इन चीजों से बहुत दूर की बात है, कहीं भी टच नहीं करती। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे ला नीना अल नीनो, तुम लोग एकदम परेशान हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। दरअसल उसके बारे में कहीं सोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है जो सही से कुछ बताए, इसीलिए बच्चे परेशान रहते हैं, है ना। आगे हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ। कल हम लोग एक एक महासागर की महासागरीय धारणाओं को पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं? शुभ रात्रि आप लोगों को। गुड नाइट सर। गुड नाइट।